शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपके टाइटल से ही बनता है आपकी फाइल से, विच इज़ योर कोड। तो कोड ज़रूर ज़रूर लर्न कर लेना। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का कोड क्या है, बी एड 155, क्योंकि ये मेरे टाइम पे पूछा गया था एंड मोस्टली बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि हम चीज़ें लर्न करने में, चीज़ों को रटने में इतना लग जाते कि बेसिक चीज़ें हम भूल जाते। तो प्लीज़ लर्न द कोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अदिति। तो आज की वीडियो हमारी जो आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपकी यूनिट वाइज, वर्कशॉप वाइज क्वेश्चंस बताऊंगी कि उन स्लाइड से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्या लास्ट ईयर जब मैंने लास्ट टाइम अपना वाइवा दिया था मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड बाकी कॉलेजेस में बच्चों से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ रियलिटी ऑफ वाइवा के पॉइंट्स लिखे हैं, वो वाली स्लाइड ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि अ, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और बाकी बच्चों के एक्सपीरियंस शेयर करे हैं जो वाइवा के वक्त रहता है कि आप कितना पढ़ लो, बट कुछ पॉइंट आता है कि कुछ एडिशनल भी आपसे एक्सटर्नल पूछ लेते हैं। तो ज़रूर ज़रूर वीडियो एंड तक देखना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आई स्टार्ट द वीडियो। और मेरी जो वीडियो को ऑर्डर है वो एकदम आपके वर्कशॉप वाइज है। हर वर्कशॉप को मैंने एक्सप्लेन करा और उनसे क्वेश्चंस मेंशन करे हैं। तो ये स्लाइड शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी कि हर कॉलेज का अपना फॉर्मेट होता है कि किस तरह वो फाइल बच्चों की बनवाते हैं। तो आपकी फाइल का जो भी इंडेक्स है, जो भी आपने उसके अंदर हेडिंग्स मेंशन करी गई है, आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। इस वीडियो से आप कह सकते हैं आपका 90% कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस यही पैटर्न फॉलो करते हैं। बट जो बाकी का 10% है उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, कि कोई कॉलेज कुछ टॉपिक ऐड करवा देता है, कोई कॉलेज कुछ टॉपिक ऐड करवा देता है। तो जो टॉपिक्स आपकी फाइल में है, आपको उन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक ऐसा मत रखना कि आप छोड़कर जा रहे हो। आपको वाइवा के वक्त कुछ छोड़कर नहीं जाना। बस आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि कोई टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसका एटलीस्ट मीनिंग तो जानकर जाओ, जिससे कि एटलीस्ट एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं, आपको आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट आप कुछ तो वहाँ पे बोल पा रहे हो। तो अपने इंडेक्स को थरली पढ़ के जाना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वाइवा में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाइवा में होती है कि एक्सटर्नल कभी कभी आपसे कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड एट टाइम्स जो होता है कि वो रैंडमली पेज को टर्न करते हैं, जो उनको वर्ड दिख गया, जो उनको हेडिंग दिख गई, वो स्ट्रेट अवे वहां से आंसर पूछ लेते हैं। नाउ आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जर्नल राइटिंग के बारे में। और जर्नल राइटिंग आपने थ्रू आउट द ईयर आपने मेंटेन करा हुआ अपना जर्नल, जिसमें आपने वीकली एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो अब जर्नल राइटिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सटर्नल अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या आंसर दोगे? जर्नल राइटिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस को रेगुलरली एक नोटबुक या फिर डायरी में नोट कर रहे हो। इट इज़ लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप खुद से बात करो पर एक पेपर पे। लोग जर्नल यूज करते हैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड इवन टू प्लान द गोल्स। ये हेल्प करते हैं कि हम खुद को समझ पाए और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। तो एक क्वेश्चन जो आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं, यूजली जितनी भी हेडिंग्स हैं सबका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बट एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वो एजुकेशन, कैसे वो टीचर, कैसे वो स्टूडेंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस बताओ जर्नल राइटिंग की टीचर के लिए, कि एज अ टीचर फ्यूचर में आप जब टीचर बनोगे तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है जर्नल राइटिंग के लिए। तो आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, कि आप अपने काम को इवेल्युएट कर सकते हो। एज अ टीचर आप जर्नल में डेली बेसिस पे लिख सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, अपने लेसन प्लान को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो अपनी टीचिंग मेथड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ यू कैन यूज जर्नल राइटिंग इन योर क्लास। तो आप सपोज सोशल साइंस की क्लास टीचर हो, या फिर नॉर्मल आप कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो, तो आप बोल सकते हो कि आप रैंडमली बच्चों को बोल सकते हो कि अपना एक्सपीरियंस लिखो कि आपको मैथ्स या साइंस जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो क्लासेस कैसी लगती है। तो वो अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। या फिर आप लोग स्कूल में बच्चे के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है और पिकनिक्स होती है, ट्रिप्स होती है, तो उसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस नोट करो। तो ऐसे हम जर्नल राइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस बताओ जर्नल राइटिंग की फॉर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करता है बच्चों की, बेटर थिंकिंग करता है कि जो बच्चे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। अब कुछ बच्चे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनको लिखकर उनका स्ट्रेस
बर्स्ट आउट होता है, उनको लगता है कि उन्होंने अपना थॉट लिख दिया तो वो स्ट्रेस फ्री हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ जर्नल राइटिंग, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इसका पूरा डिटेल आंसर अभी आगे वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल राइटिंग। सेवेंथ इज शॉर्ट रिफ्लेक्टिव अकाउंट्स ऑफ एनी वन सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इसमें आपने जर्नल राइटिंग वाला जो पार्ट है उसमें कुछ कॉलेजेस में आपके इवेंट्स, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बोला जाता है कि आपको वो लिखने हैं। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ के मेंशन करे, जैसे कि माय फर्स्ट पेट या फिर द फर्स्ट टाइम आई बेक्ड, तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आपने जर्नल के अंदर लिखे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से जर्नल राइटिंग के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करे हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग जिसके अंदर आप करते हो वो क्या होता है? वही तो आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल भी सेम होता है, जहाँ पे आप पर्सनल, आपका राइटिंग टूल है वो, जहाँ पे आप रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहे हो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा है, हाउ यू फेल्ट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर। ये एक आप कह सकते हो वे है थ्रू विच आप कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन या फिर कोई एक्सपीरियंस जो आपने गो थ्रू करा है उसके बारे में हम डीपली सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपके यूनिट 2 है, उसकी फर्स्ट वर्कशॉप है अ सिग्निफिकेंट इवेंट और एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो इसमें आपको कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस जो आपका लाइफ में रहा हो, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा हो, वो एक्सप्लेन करना था। एंड वो एक्सप्लेन कैसे करना था? वो या तो आप टाइमलाइन यूज कर सकते हैं, या माइंड मैप, या फिर पिक्टोरियल ग्राफ, या फिर ऑडियो विजुअल एड। तो इस वाले टॉपिक से आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चन ये तो पूछेगी जरूर कि कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है वो आप बता दो। जो मेथड आपने यूज करी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपने टाइमलाइन यूज करी, आपने माइंड मैप यूज करा है, या आपने पिक्टोरियल ग्राफ यूज करा है। अब उसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो एजुकेशन से कैसे कनेक्टेड है, वो बच्चे से कैसे कनेक्टेड है, वो एज अ टीचर से कैसे कनेक्टेड है, एज अ टीचर आप उसे फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हो, आपको वो पता होना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ टाइमलाइन, कि टाइमलाइन होती क्या है? तो टाइमलाइन इट इज अ वे थ्रू विच आप इवेंट्स को एक ऑर्डर में दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में एज अ टीचर आप यूज कर सकते हो कि अलग अलग इवेंट जैसे वॉर्स या फिर कोई डिस्कवरीज या फिर रेवोल्यूशन जो हुई है उनको टाइमलाइन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइमलाइन का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1857 में आप टाइमलाइन पे दिखा सकते हो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, सेकेंड 1885 में फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो कुछ टॉपिक्स आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स अपने दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज माइंड मैप। तो पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप एक डायग्राम होता है जो कि आपकी आइडियाज और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, और उसमें बीच में आपका एक सेंट्रल टॉपिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को पढ़ा रहे हो टॉपिक पॉल्यूशन, तो बीच में जो आपका सेंट्रल टॉपिक है वो आपका क्या होगा? पॉल्यूशन, और जो ब्रांचेस उसकी जा रही है उसमें आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को मेंशन करोगे। तो माइंड मैप क्या होता है? जहाँ पे जो आइडियाज और इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल टॉपिक के अराउंड हम एक्सप्लेन करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? माइंड मैप का यूज करते हैं। थर्ड, पिक्टोरियल पोस्टर क्या होता है? तो पिक्टोरियल पोस्टर लार्ज शीट होती है जिसपे आप पिक्चर्स और छोटे छोटे टेक्स्ट लिखते हो, मैसेज शेयर करते हो, या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। और ये आपकी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को काफी एंगेजिंग बनाता है, क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो पोस्टर एक ऐसी मेथड है जो काफी अट्रैक्टिव कंसिडर करी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को अगर वाटर का कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, सेव वाटर पढ़ा रहे हो, तो आप कुछ वाटर टैप्स को यूज कर सकते हो, कुछ स्लोगन्स को यूज कर सकते हो, लाइक एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो पिक्टोरियल पोस्टर इज ऑल्सो द अनदर way through which you can make your teaching learning more engaging and more interesting. Fourth one is digital story using audio visual tools. तो आपसे या तो ये डायरेक्टली पूछ लेंगे या फिर इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटली या फिर मल्टीमीडिया के आप कुछ मेथड्स बताओ कि मल्टीमीडिया को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी क्लासेस में। तो आपको आप बोल सकते हो कि ऑडियो विजुअल टूल्स यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लास में सिर्फ एक तरह के लर्नर्स नहीं होते, इनफैक्ट अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं। तो एज अ टीचर हमें सारे लर्नर्स की नीड को कैटर करना चाहिए। वहाँ पे ऑडियो लर्नर्स होते हैं जिन्हें सुन के समझ आता है,
विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनको वीडियो देख के समझ आता है। तो जो डिजिटल स्टोरी है ये उन लर्नर्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हो क्लास में, तो आप एक डिजिटल स्टोरी क्रिएट कर सकते हो सोलर सिस्टम में, जिसमें आप एनिमेशन सिखा सकते हो प्लैनेट्स की, और पीछे से अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो एक्सप्लेनिंग द फीचर्स। हर एक प्लैनेट का फीचर आप उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपकी जो वर्कशॉप है, इट इज लर्निंग टू ऑब्जर्व। तो ये जो लर्निंग टू ऑब्जर्व वाली वर्कशॉप है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हमारी मैम ने हमें बोला था कि हमें ऑब्जर्व करना है अपने आसपास का एनवायरनमेंट, एंड लोगों से बात करनी है। कोई भी दो सोशल थीम्स जो आपको लगते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने बोला है कि वो प्रॉब्लम वो फेस करे, जैसे मैंने पॉवर्टी लिया था और सुसाइड लिया था, और उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी कि लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैम ने तो हमें ऐसे ऑब्जर्व करने के लिए बोला था, और उससे हम लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर रहे थे, अपने राइटिंग स्किल्स डेवलप कर रहे थे। बट कुछ कॉलेजेस में बोला जाता है कि आपको ऑब्जर्व करना है स्कूल के एनवायरनमेंट को, कि टीचर कैसे रिएक्ट कर रही है क्लास में, बच्चों को ऑब्जर्व करना है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन चीजें ली है। तो पहले आपको मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हम किसी को वॉच कर रहे हैं, चीजों को नोटिस कर रहे हैं बहुत केयरफुली, क्यों, जिससे कि हम उन्हें समझ सके और कुछ सीख सके। अब टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैंने रेड से भी अंडरलाइन करा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक आपसे पूछते हैं एक्सटर्नल, तो टाइप्स पे तो वो जरूर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने टाइप्स है। टोटल आपके जो टाइप्स है ऑब्जर्वेशन के, वो 8 टाइप्स है। बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट दो तरह के हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आप ऑब्जर्व करें इवेंट्स को रियल टाइम में, जैसे कि आप बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो। इनडायरेक्ट, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी रिकॉर्डिंग से, या फिर कोई सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, जैसे एक रीड कर रहे हो रिपोर्ट किसी क्लासरूम एक्टिविटी के बारे में, तो वहां पे आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। डायरेक्ट का मतलब आप उसी इवेंट पे वहीं पे खड़े हुए और वहां पे इवेंट रिकॉर्ड करो। इनडायरेक्ट हो रहा है कि कोई सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के थ्रू आप रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, जो सब्जेक्ट होता है इस वाली ऑब्जर्वेशन में, उसे पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। वेर एज कोवर्ट ऑब्जर्वेशन वो होती है जहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। जैसे कि आप कोवर्ट का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो आप किसी क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे, कैमरे के थ्रू, या फिर बाहर से साइलेंटली आप गेट से देख रहे हो, मिरर से देख रहे हो, तो उनको नहीं पता कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। बेस्ड ऑन सेटिंग भी आपके ऑब्जर्वेशन की डिविजन है। द फर्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो नेचुरल एनवायरनमेंट को विदाउट इंटरफेरेंस, जैसे कि आप किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, स्टडिंग एनिमल्स इन द वाइल्ड। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है और एक कंट्रोल सेटिंग में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लैब। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन टेक्निक। तो दो तरह के ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, समवॉट सिमिलर है। जो भी हमने पहले पढ़ा कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, वहां पे जो ऑब्जर्वर है, नहीं सॉरी, ये अलग है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अपने ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चों को वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बल्कि वो बच्चों के साथ ही खेल के बास्केटबॉल खेल भी रहा है उनके साथ, और उनको ऑब्जर्व भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो रिसर्चर है वो अटेंड कर रहे हैं कल्चरल इवेंट टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी बिहेवियर। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग स्टूडेंट्स इंटरेक्ट ड्यूरिंग रिसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करा। इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जर्वेशन की क्लास में। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप बच्चों को अच्छे से समझ सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस। आप बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी टीचिंग, कि आप अपनी टीचिंग मेथड बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी वर्कशॉप 3 है, उसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, ये तीनों टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं। तो पहले तो आपको इंडिविजुअली इन तीनों टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जब हम फुल्ली अवेयर होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि फिजिकली प्रेजेंट। ये वो वाली स्टेट है कि जब आप फुल्ली अवेयर होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, और बहुत ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हो कि जहाँ पे आप करेंटली हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कंप्लीटली यहाँ पे हो, तो ये वाली जो स्टेटस है हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। वेरएज जो आपका मेडिटेशन है वो एक प्रैक्टिस है जहाँ पे आप ट्राई करते हो कि आप अपने माइंड को फोकस कर सको, डीप ब्रीथ करते हो। और मेडिटेशन आप कह सकते हो कि समवॉट उसकी
कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मेडिटेशन हेल्प करता है कि आप रिलैक्सेशन कर सको। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सेम नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल जरूर पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है माइंडफुलनेस के और मेडिटेशन के बीच में। तो माइंडफुलनेस का मतलब है जब आप अटेंशन पे कर रहे हो एट दी करंट मोमेंट, एट दी प्रेजेंट मोमेंट। वेर इज जो मेडिटेशन वो एक फोकस प्रैक्टिस है जहाँ पे आप टाइम निकाल रहे हो कि आप शांति से बैठोगे, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो और डीप ब्रेथ कर रहे हो, मंत्रा अपने थॉट्स पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ योगा। तो मीनिंग ऑफ योगा जरूर कर लेना और एक डेफिनेशन भी योगा की अच्छे से कर लेना। अब डेफिनेशन वाली एक चीज है जो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी, लास्ट स्लाइड में। मीनिंग ऑफ योगा जरूर कर लेना, जैसे मैंने बोला 8 लिम्स ऑफ योगा भी जरूर कर लेना और टाइप्स ऑफ योगा भी जरूर कर लेना, क्योंकि एट टाइम्स अगर ये वाले टॉपिक खुलते हैं ना तो वो सारे बैक टू बैक ये सारे क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछते जाते हैं। टाइप्स ऑफ योगा वो आपसे नेम भी पूछ लेंगे और उसके बेनिफिट्स भी पूछ लेंगे और एट टाइम्स वो आपको परफॉर्म करने के लिए भी बोल देंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस एंड योगा क्लासरूम में क्या होती है ये टॉपिक भी आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने जितने भी टॉपिक्स अपनी जो भी फाइल में इंक्लूड करे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो के बोल दिया था कि मीनिंग तो आपको आपकी जो भी हेडिंग्स आपने लिखी है सबकी पता ही होना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 है, उसके अंदर आपकी वर्कशॉप 4 है विच इज अंडरस्टैंडिंग वर्किंग इन ग्रुप्स। तो आपको मीनिंग ऑफ ग्रुप पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ ग्रुप क्या है। तो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं क्योंकि कुछ उनमें कुछ कॉमन चीजें हैं, उनके सेम इंटरेस्ट, उनके सेम गोल्स है या फिर कुछ सेम ट्रेड्स है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज स्कूल में पता होनी चाहिए आपको, और कुछ एक्टिविटीज जो हम स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ग्रुप में वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर वर्कशॉप 5, सेलिब्रेशन ऑफ एन आइकॉनिक कल्चरल फिगर, जिसमें कि आपको कोई भी 3 आइकॉनिक फिगर बोली गई होगी कि उनके बारे में आपको लिखना है। तो जो भी फिगर आपने अपनी फाइल में इंक्लूड करी है तो उनके कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूरी हिस्ट्री लर्न करनी इट्स नॉट पॉसिबल। तो जैसे कबीर की अगर आपने करी है तो आपको उनके दोहे पता होने चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल आपको बोल सकता है कि कबीर के दोहे सुनाओ। तो एक दोहा जो मोस्टली आप अगर समझाना चाह रहे हो वह दोहे को, तो आप बोल सकते हो कि बच्चों की लाइफ में एक दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीचर उन्हें सिखा सकती है कि काल करो सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब की। बच्चों को हम इससे क्या सिखा रहे हैं कि कल का काम आज करना चाहिए और आज का काम अभी। तो मीराबाई के कुछ भजन आपको पता होने चाहिए। इन तीनों फिगर्स के आपको फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में वो बॉर्न हुए थे, कौन सी प्लेस में वो बॉर्न हुए थे। अब रोल प्ले जो भी इनसे रिलेटेड आपने एक्ट करा है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक आपने चूज करा था, आपका क्या रोल था। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको इस वाली वर्कशॉप से पता होनी चाहिए। तो अब आपके एक कॉलेज में सेमिनार भी कंडक्ट हुआ होगा ऑन द ग्लिम्पसेस ऑफ डिफरेंट चाइल्डहुड इन इंडिया। तो इससे जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड का मतलब बताओ, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन चाइल्डहुड। राइट टू एजुकेशन एक्ट जरूर पढ़ लेना, ईसीसीई के बारे में पढ़ लेना, एनईपी 2020 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करा गया है, वो सब पढ़ लेना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को पढ़ लेना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्टेजेस क्या होती है चाइल्डहुड की, इन्फेंसी, अर्ली, मिडल एंड एडोलेसेंस, ये जरूर पढ़ लेना। इस वाले टॉपिक में एक्सटर्नल आपने जो फाइल में लिखा उससे तो पूछेंगे, बट देर आर हायर चांसेस कि वो आपसे सीडीपी जो आपका फर्स्ट कोर्स है सेमेस्टर 1 में उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उसी से कनेक्टेड है। तो ग्लिम्सेस ऑफ चाइल्डहुड का मीनिंग क्या है? ग्लिम्सेस ऑफ चाइल्डहुड एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स, वो एक्सपीरियंस जो हम जब छोटे होते हैं उस टाइम एक्सपीरियंस करते हैं और हमारी लाइफ में बहुत लास्टिंग इंप्रेशन वो छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जो सबसे अच्छी चीज बच्चों को लगती है प्ले टाइम विद देयर फ्रेंड्स, वो फन, वो केयर फ्री मोमेंट्स जो खेलते वक्त वो स्पेंड करते हैं, वो केयरलेस एटीट्यूड, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। तो ग्लिम्सेस ऑफ चाइल्डहुड का मतलब वो ये कि वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स जिससे हमारे ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा है। नेक्स्ट इज कि टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कॉलेज में ये चीज इंक्लूड नहीं करवाएगी तो स्टिल आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे
मतलब जब एक्सटर्नल हुआ था मेरे कॉलेज में, तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले सेक्शन से, इसी से पूछा गया था कि टाइप ऑफ चिल्ड्रन बताओ अलग अलग चाइल्डहुड स्टेज में। तो बच्चे हो सकते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक हायर क्लास से, जिनके पास जो रिसोर्सेस है बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक लोअर क्लास है जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन, नीचे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके भी नीचे वाली लाइन पे स्टैंड करते हैं, जिनके लिए बेसिक एजुकेशन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बेसिक एक टाइम की मील भी नहीं मिलती है उन्हें। नेक्स्ट इज डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन, ऑर्फेंस, डेलिकेंट चिल्ड्रेन, वो होते हैं जो एक छोटे बच्चे इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाइल्ड लेबर, सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज, चिल्ड्रन हैविंग सिंगल पेरेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ वाइवा। तो देखो, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, टॉपिक्स बता दिए कि इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बट वाइवा में आपकी जो सबसे पहली चीज देखी जाती है, इट इज योर कॉन्फिडेंस। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपने फाइल में क्या लिखा है, एज ए टीचर आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट पहली चीज जो वो एक्सटर्नल आपकी देखते हैं, इट इज योर कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद आपकी नॉलेज आती है वाइवा में। नेक्स्ट, जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी पॉइंट, कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, एटलीस्ट उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन अपनी फाइल में मेंशन करी होगी, एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारी डेफिनेशन को लर्न कर सके। और डेफिनेशन लर्न करना है, एनईपी 2020 तो बोलती है कि इट इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि डेफिनेशन लर्न करें तो क्या हो रहा है, रोड मेमोराइजेशन हमारी हो रही है, हम रट्टाफिकेशन सीख रहे हैं। जो एनईपी इस पे फोकस ही नहीं करती, वो तो बोलती है आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करो। तो डेफिनेशन आप, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, मैंने नहीं लर्न करी थी अपने टाइम पे। बट डेफिनेशन कभी कभी एक्सटर्नल पूछ ले, तो एक सेल्फ की डेफिनेशन और एक योगा की डेफिनेशन आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट है स्टे काम। जितनी शांति से, जितने धैर्य से आप वाइवा में रिप्लाई करोगे, उतना ही अच्छा आपका वाइवा जाएगा। नेक्स्ट, एक रियलिटी जो वाइवा की है, कि बहुत बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो वेरी करता है। और नेक्स्ट, कि क्या पता है ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइल से वो क्वेश्चन ना पूछे और वो जनरल क्वेश्चंस पूछ ले। ये बहुत बार वाइवा में होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, स्पीकलेस। तो बहुत बच्चे होते हैं वाइवा में कि जिनको पूरी डेफिनेशन एकदम लर्न है बाय हार्ट, उन्होंने रटा हुआ है, और वो बस एक्सटर्नल की बोलने की देरी होती है, मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस पता वो पूरा बता देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, और जो मैं करती थी, कि जितना पूछा जाए आप उतना ही बोलो, स्पीकलेस। अगर वो आपको बोलते हैं इलैबोरेट, फिर आप इलैबोरेट करो। नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, की वाइवा का जो एक्सपीरियंस है, वाइवा के जो क्वेश्चंस है, वो बहुत डिफर कर सकते हैं। मे बी आपकी फ्रेंड का थोड़ा कम अच्छा जाए, किसी फ्रेंड का ज्यादा अच्छा जाए, तो एक्सपीरियंस वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट, तो कभी कभी मेरे साथ हुआ था, जब मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर का वाइवा था, तो मेरे से तो फाइल से कुछ भी नहीं पूछा गया, और मैम ने मेरे से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस सब के क्वेश्चन पूछ लिए। तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल क्या पूछना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी फाइल पे स्टिक हो जाए, और ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। तो प्लीज इन सिचुएशंस में आप बहुत काम रहना, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। यूज ऑफ वर्ड्स विच यू नो। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि एक्सटर्नल जो है वो आपके शब्दों को पकड़ता है, जो उसको वर्ड आपकी फाइल में दिखे वो रैंडमली पूछ लेगा आपसे मीनिंग। तो जब भी आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो वाइवा के वक्त, तो उसका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि आप वहां पे बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज करोगे इन, क्योंकि वो करते ही है ये, कि आप आपसे पूछ लेंगे कि चलो मीनिंग बताओ, और आपको नहीं आता होगा तो बहुत गलत चीज हो जाएगी। नेक्स्ट, कैच योर वर्ड्स। तो मैंने आपको बोला कि वो आपके वर्ड्स को पकड़ते हैं, तो बहुत काम रहना, अच्छे से देना वाइवा। लास्ट स्लाइड इज हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस इन वाइवा। तो देर माइट बी केस जब आपको बिल्कुल ही आंसर ना पता हो, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, वी ऑल आर ह्यूमंस। सिंपली बहुत पोलाइट वे में बोलना, सॉरी मैम और सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट एट द मोमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। एंड सेमेस्टर 1 के डिसिप्लिन की जो लास्ट की 2 यूनिट्स है, एंड और भी कोर्सेज के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।